गुड आफ्टरनून बच्चों, आप सब कैसे हैं। चलिए आज हम आपकी एक नई बुक है भारत की खोज, उसको आज हम पढ़ेंगे। इस बुक का पहला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। चलिए पहला चैप्टर पढ़ने से पहले इस बुक के जो लेखक हैं उनके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। इस बुक के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनको आप अच्छे से जानते हैं, इनको चाचा नेहरू के नाम से भी हम सब लोग जानते हैं। ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। अगर हम सच्चे अर्थों में कहें तो नेहरू जी ही हमारे आधुनिक भारत के निर्माता हैं। इन्होंने महात्मा गांधी के साथ आज़ादी की लड़ाई में बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया था, और जब हमारा देश आज़ाद हो गया 1947 में, तब ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। और ये 1947 से 1964 तक, मतलब 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। जवाहरलाल नेहरू जो एक महान राजनेता के साथ साथ एक लेखक भी थे, एक प्रसिद्ध लेखक भी थे। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। उनकी कुछ पुस्तकें जैसे विश्व इतिहास की झलकियाँ, आत्मकथा और भारत की खोज को क्लासिक का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों उनकी ये जो बुक है जो हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की खोज, ये इनकी अंग्रेजी में इन्होंने बुक लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसका ये हिंदी अनुवाद है। इसे इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में अहमदनगर के किले में जब ये रहे कारावास के दिनों में, तब इसको लिखा। लेकिन ये पुस्तक के रूप में सन 1946 में पब्लिश्ड हुई। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई भारत की बहुविध मतलब बहुत प्रकार की संस्कृतियों, धर्म, जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण मतलब अद्भुत भाषा शैली में बयान किया है। इस पुस्तक के बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं, इस पुस्तक से एक महान देश के गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक परंपराओं की हमको समझ हासिल होती है, मतलब हमको जानकारी मिलती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम इस बुक का जो पहला चैप्टर है उसको हम पढ़ते हैं। इसका शीर्षक है अहमदनगर का किला। ये जो इन्होंने लिखी है, ये इन्होंने सन 13 अप्रैल 1944 मतलब 13 अप्रैल 1944 में लिखी। तो जवाहरलाल नेहरू बताते हैं, यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। मतलब जवाहरलाल नेहरू इससे पहले भी कई बार जेल गए, मतलब कई बार जेल गए। तो जब वो 9वीं बार जेल गए तब इन्होंने ये बुक लिखी। वो बताते हैं, हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। मतलब जब वो इस जेल में आए तो मतलब जब उन्होंने बुक लिखी तब उनको काफ़ी समय बहुत हो गया था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधेरे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। मतलब जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि वो जब यहाँ आए थे तो आकाश में अंधेरा छाया हुआ था, और जो चंद्रमा, जब दूज का चंद्रमा होता है, उसने उनका स्वागत किया। और उसके बाद शुक्ल पक्ष शुरू हो गया। तब से हर बार जब नया चांद उगता तो जैसे मुझे याद दिला जाता कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया है। तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जब जब वो चांद को देखते थे तो उनको ये एहसास होता था कि उनका समय बीत रहा है। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं चूँकि वो जेल में अकेले थे तो जो चंद्रमा था वही उनका एक नित्य मित्र था। वही मुझे इस बात की याद दिलाता था कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। मतलब जब चंद्रमा को वो देखते थे तो वो उनको ये एहसास दिलाता था कि जैसे अंधेरे के बाद उजाला होता है, उसी प्रकार से जीवन में दुखों के बाद सुख आते हैं। ये जो चित्र देख रहे हैं आप, ये जवाहरलाल नेहरू जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने दोबारा उस अहमदनगर किले की यात्रा की, तब का यह चित्र है। ये जो दूसरा जो 2 चित्र हैं, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये रूम नंबर 8 उस रूम का चित्र है जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू रहे थे, अपने कारावास के दिनों में रहे थे। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है रूम नंबर 8 ऑक्युपाइड बाय हॉनरेबल पंडित जवाहरलाल नेहरू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1942-45। मतलब वो
3 साल तक इस जेल में रहे। वो कितने रहे? वो 1942 से 45 तक उनको यहाँ पे रखा गया। अब हमारा ये नया शीर्षक है अतीत का भार। इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, दूसरे जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी का कार्य शुरू किया। मतलब जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि जब वो जेल में रहना पड़ता था तो उन्हें वहाँ पे कुछ ना कुछ काम करना पड़ता था। तो जब ये इस जेल में आए अहमदनगर के किले में, तो यहाँ पर उन्होंने बागवानी का कार्य किया। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों की क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। मतलब कहते हैं जब मैंने अपना काफ़ी समय तेज़ धूप में फूलों की क्यारियाँ बनाने में व्यतीत किया। मिट्टी बहुत ख़राब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी। चूँकि वो किले की ज़मीन थी तो वहाँ की जो मिट्टी थी बहुत ही पथरीली, मतलब बहुत ही पत्थर, बहुत ही पुराना मलबा, मिट्टियों के अवशेष, पत्थरों के अवशेष वहाँ पर थे। चूँकि यह इतिहास स्थल था, चूँकि वो किला था तो वो एक हिस्टोरिकल प्लेस था, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुरभिसंधियाँ देखी थीं। दुरभिसंधियों का मतलब होता है बुरे उद्देश्य से की गई योजनाएं बनाना। जब हम बुरे उद्देश्य से कोई योजनाएं बनाते हैं तो उसको कहते हैं दुरभिसंधियाँ। तो अतीत मतलब बहुत ही पुराने समय में उस किले ने कई युद्धों और राजमहलों में जब आपस में बुरे उद्देश्य से कोई योजनाएं बनाई गई, वो सब इस किले ने देखा। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ये जो इतिहास है, ये घटनाएं बहुत पुरानी नहीं थीं। घटनाओं की दृष्टि से उसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं थी। मतलब अगर घटनाओं को देखें तो उनका कोई विशेष अहमियत, मतलब कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी, पर उससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। जवाहरलाल नेहरू एक घटना को याद करते हुए बताते हैं कि यह घटना चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी बताती है, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। मतलब एक महिला थी चांद बीबी, उन्होंने बहुत ही सुंदर महिला थी, तो उन्होंने जब अकबर ने अपनी शाही सेना के साथ उनके किले पर आक्रमण किया तो उन्होंने अपने किले की रक्षा करने के लिए अपने हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, सामना किया मतलब अकबर की सेना का। पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही आदमी के द्वारा की गई। लेकिन बाद में उनकी हत्या, उस जो चांद बीबी थी उसके एक आदमी ने उनकी हत्या की। आगे जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। जवाहरलाल कहते हैं चूँकि वो एक ऐतिहासिक स्थल था तो वहाँ की उन्हें खुदाई करनी पड़ती थी, तो खुदाई के दौरान उनको वहाँ पर पुराने किलों के दीवारों के हिस्से, कुछ गुंबदों इमारतों के हिस्से भी मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि ना तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और ना ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। मतलब जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा इस बारे में पता नहीं कर पाए क्योंकि हमें अधिकारियों से इसकी परमिशन नहीं मिली और ना ही हमारे पास इतने साधन थे, क्योंकि हम स्वयं वहाँ पे कैदी थे, तो हम आगे जानकारी नहीं प्राप्त कर पाए। तब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठाई। तब जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि अब मुझे इसके बारे में लिखना चाहिए, पर जब तक आज़ाद नहीं हो जाता मैं और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव को हिस्सा नहीं बना लेता, मैं इसके बारे में कुछ नहीं लिखता। पर जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जब तक मैं आज़ाद नहीं हो जाता, मतलब जब तक हमारा देश ये आज़ाद नहीं हो जाता और हम अपने कर्म के माध्यम से, मतलब हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारे वर्तमान में हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियाँ उससे कुछ सीखें, तब तक मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं लिख सकता। ना ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ, और ना ही मैं अभी कोई पैगंबर हूँ जो मैं भविष्य के बारे में लिख सकूँ। मैं अभी कुछ नहीं लिख सकता। बचा रहता है अतीत। अब चूँकि मैं भविष्य के बारे में नहीं लिख सकता तो क्या बचता है? हमारा अतीत बचता है, जो हमारा समय बीत गया। पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। जवाहरलाल कहते हैं कि मैं इतना योग्य नहीं हूँ कि मैं किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह भी बहुत ही विद्वतापूर्ण शैली में उसके बारे में कुछ लिख सकूं। मैं पहले की तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूं। मतलब मैं वही चीज़ लिख सकता हूं जो मैं सोचता हूं या जो मैं करता हूं, उन्हीं में आपस संबंध करके मैं कुछ लिख सकता हूं। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है।
मतलब बताते हैं कि गिट्टे ने कहा कि इस तरह का जो इतिहास लिखा जाता है जिसमें बड़ी बड़ी घटनाएं बड़े बड़े लिखी जाती हैं, वो क्या होता है, वो कुछ सीमा तक लोगों को राहत दिलाता है, लेकिन बाद में उसका लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला हमारा शीर्षक है अतीत का दबाव। दबाव के बारे में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि दबाव अच्छा हो या बुरा हो, दोनों ही तरह से अभिभूत का मतलब होता है पराजित करना या पीड़ित करना या अपने वश में करना। दबाव कैसा भी हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, दोनों ही तरह से हमको अपने वश में करता है, हमको पीड़ित करता है। कभी कभी यह दबाव दमघोटू भी होता है, कभी कभी ऐसा दबाव जो बहुत ही दमघोटू मतलब प्राणदायक होता है। जैसे कि जैसे हम देखते हैं हमारे अंग्रेज लोग हमारे देश में आए, उन्होंने देश पर शासन किया, तो उन्होंने उनसे हमारे बहुत तरह की हमको चीज़ें, हमें अच्छी चीज़ें भी मिली और बुरी चीज़ें भी मिली। ये दोनों ही तरह से वो हमारे लिए हमको अपने वश में करती हैं, हमको पीड़ित करती हैं। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। मतलब उन लोगों के लिए स्पेशली ये दबाव बहुत ही पीड़ित करता है, उन लोगों को बहुत पीड़ित करता है जिनकी जो मतलब अपनी सभ्यताओं से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारी चीन की सभ्यताएं अपने बहुत जुड़ी हुई हैं गहराई से। हमारे भारत की जो सभ्यताएं हैं अपनी पीढ़ियों से बहुत जुड़ी हुई हैं। आगे जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, आखिर मेरी विरासत क्या है, मैं किन बातों का अधिकारी हूँ, क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हज़ारों साल के दौरान हासिल किया। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हमारे देश के जो मानवता है, हमारे देश के हज़ारों साल की जो हमारे पुरानी पीढ़ियाँ उन्होंने जो हासिल किया, जो उन्होंने उपलब्धियाँ हासिल की, उन चीज़ों का मैं अधिकारी हूँ, क्या वो मेरी विरासत है। उनकी विजयों के उल्लास का मतलब उन्होंने जो विजय हासिल की, उस जो सफलताएं हासिल की, उनकी प्रसन्नता को मैं प्राप्त का अधिकारी हूँ, या फिर उनकी पराजयों को, या उन्होंने जो दुख झेले, जो पराजय मतलब जो हारों का सामना किया, उन दुखों को मैं अधिकारी हूँ। मानव के उन हत्या साहसिक कार्यों का, या मैं उन चीज़ों का, उन साहसिक कार्यों का उत्तराधिकारी हूँ, वारिस हूँ, जिनकी शुरुआत बहुत युगों पहले हुई थी और जो अब भी जारी है और हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। मैं इन सब का वारिस हूँ, मतलब जो हमारी पीढ़ियों ने हमको दिया है, हमारी विरासत, हमारा साहित्य, हमारी संस्कृति, उन सब का मैं अधिकारी हूँ, उन सब का मैं वारिस हूँ, उत्तराधिकारी हूँ। साथ ही उन सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है, साथ ही मैं उन सब का भी वारिस हूँ जो हमारी पूरी मानव जाति ने पूरी साझेदारी की, मतलब हमने जितनी भी सफलताएं हासिल की हैं, जितनी हमारी संस्कृति है, साहित्य है, जो हमारे, वो सब मानवों ने आपस में मिल के उस एकता के कारण ही ये सब कुछ हमें प्राप्त हुआ है। हम भारतवासियों की विरासत में एक ख़ास बात है जो अनोखी नहीं है। हम भारतवासी जो हैं उनमें एक ख़ास बात ये है क्योंकि हम जो व्यक्ति हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता, क्योंकि हम लोग आपस में एक दूसरे अलग नहीं हैं, हम लोगों के विचार आपस में एक दूसरे से बहुत मिलते हैं, इसलिए हम एक दूसरे के मित्र हैं, हमें एक दूसरे के एकता के साथ में एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। हमने जितनी भी सफलताएं हासिल की हैं आपस में मिलजुल कर एक दूसरे का साथ दे के की हैं। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई हुई है, मतलब जो हमारे अंदर की एकता है, हमारे अंदर की साझेदारी है, वो हम सबके रक्त में, मांस में समाई हुई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और भावी रूप बनेगा। जो हमारी एकता है, मतलब बता रहे हैं, हम जो आपस में एक दूसरे के मिलजुल कर काम करने की जो हमारी शक्ति है, उसी से हमारा ये वर्तमान रूप बना है और हमारा भविष्य भी बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर की हुई है। तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मेरे मन में ये बहुत समय से विचार है कि हमें जो विरासत में मिला है और वर्तमान में हमें विरासत में मिला है, हमें एक दूसरे से मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे से मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण तरीके से, प्रेम पूर्वक एक दूसरे को प्रेम बांटना है, एक दूसरे से प्रेम लेना है। यही हमें वर्तमान पर हमें इसे लागू करना है, यही मेरे मन में है और इसी के बारे में मैं लिखना चाहता हूँ और यही मैं अपने पुस्तक में लिखना चाहता हूँ। चूँकि ये विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत कर, चूँकि ये विषय वो कठिन है और बहुत ही गहरा है, तो ये मुझे भयभीत करता है और मुझे एहसास होता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श नहीं कर सकता हूँ, मैं सतही तौर पर ही इसका स्पर्श कर सकता हूँ। मतलब जवाहरलाल कहते हैं कि ये विषय इतना गहरा है कि मैं इसकी बहुत गहराई में नहीं जा पाता हूँ और मैं ऊपरी ही तौर से ही इसको मैं छू सकता हूँ।
ठीक है, इस पार्ट को बेटा आप लोग खुद पढ़िएगा, ठीक है, और फिर इसको आगे हम पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।